गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। 11 बज के ठीक 4 मिनट हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 16 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। शिवानी, कुलदीप, हेमंत, प्रमोद, गेबो अब है, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे पढ़ना दिल्ली सल्तनत के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि हम दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज या 5 वंशों के बारे में बात करेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 डायनेस्टीज हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत में। आदित्य, जैसबीन, दीपेश, कृतिका और पायल भी हमारे साथ जुड़े हैं। रंजना भी यहां पर आ चुके हैं। और जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप सभी के डिवाइसेस में क्लास चल चुकी है या अभी भी किसी के डिवाइस में क्लास नहीं चली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना। और दिल्ली सल्तनत में हम बात करेंगे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में चला गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, विच इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जिसे भारत का सबसे पहला मुस्लिम वंश कहा जाता है। इससे पहले भारत में मुस्लिम रूलर्स तो आए, मुस्लिम इन्वेडर्स तो आए, लेकिन किसी ने भी मुस्लिम वंश की स्थापना यहां पर नहीं की। लेकिन भारत में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना करने वाला हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, ये उसका दामाद भी था। और इसी ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की थी, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। अभी तक मोहम्मद गौरी की कैपिटल दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली राजधानी बनाया था लाहौर को। इसकी कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। और यदि आपसे पूछें कि दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा क्या हुआ करती थी, तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी पर्शियन, फारसी। स्लेव डायनेस्टी को ही मामलूक डायनेस्टी या मामलूक वंश भी कहा जाता है। इसे स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्थापना एक स्लेव ने की, जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसे मामलूक वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्वतंत्र माता पिताओं से पैदा हुए गुलामों ने शासन किया था। मामलूक का मतलब ही क्या होता है? स्वतंत्र माता पिताओं से उत्पन्न हुए गुलाम। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे, इसके माता पिता स्वतंत्र थे। उसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे, उसके माता पिता स्वतंत्र थे और वो गुलाम था। फिर हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात करेंगे, जो खुद गुलाम था लेकिन उसके माता पिता स्वतंत्र थे। इसीलिए हम इसको मामलूक डायनेस्टी, मामलूक वंश भी कहते हैं। स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही बाद आराम शाह और फिर आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का अगला शासक बना। सर, आपकी एसएससी की पॉलिटी यूपी पुलिस के लिए है? जी हां, बिल्कुल है, आप ले सकते हैं। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान। उसके बाद 1240 से 1242 तक बहराम शाह, 1245 से 1266 तक नसीरुद्दीन महमूद। लेकिन ध्यान रखेंगे 1242 से 1246 तक हम बात करते हैं किसके बारे में? मसूद शाह के बारे में, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहा। कहने का मतलब केवल और केवल 4 साल 1206 से 1210 तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और साथ में उसका दामाद भी था। जब चंदावर के युद्ध में
राजा जयचंद के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने विजय हासिल की तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी निभाई, और इसीलिए मोहम्मद गौरी के मरने के बाद हिंदुस्तान का साम्राज्य ही किसको मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और ये गुलाम वंश का शासक बना। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में ऐबक का मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ऐबक का मतलब है गॉड ऑफ मून या चंद्रमा का देवता या चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा का देवता ही मतलब है किसका? ऐबक का। टाइटल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। हालांकि मैंने आपको बताया भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला मुसलमान महमूद गजनवी था। उसी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भी खुद को सुल्तान कहलवाया था। लेकिन सुल्तान वो टाइटल हुआ करता था, वो उपाधि हुआ करती थी जो वैधानिक तौर पर लीगली बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी उन शासकों को जिन्हें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझा करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि ही टुक द टाइटल ऑफ सिपहा सालार। इसने सिपहा सालार की उपाधि धारण करके ही शासन किया था। सिपहा सालार का मतलब होता है सेनापति। ये मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था, आर्मी चीफ हुआ करता था, सिपहा सालार हुआ करता था। इसीलिए इसने सिपहा सालार की उपाधि धारण करके ही शासन किया। और ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक माना जाता है जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा, जिसने कभी भी अपने सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। ये सेनापति की गद्दी पर बैठकर ही शासन किया करता था, सिपहा सालार की उपाधि धारण करके ही शासन किया करता था। गुलाम वंश का शासक करने के बाद इसने लाहौर की जनता में लाखों में धन बांटा, लाखों रुपयों का दान किया। इसीलिए लाहौर की जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। आपसे एग्जाम में पूछेंगे, बताइए लाख बख्श के नाम से दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ है? ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही कहलाता था लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला, और यही कहलाता था पील बख्श। इसी को पील बख्श भी कहा जाता था। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला। सिपहा सालार, लाख बख्श और पील बख्श के नाम से प्रसिद्ध हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम हुआ करता था जो कि इसका दामाद भी था। ही वॉज इल्तुतमिश। लिखेंगे ही अपॉइंटेड हिज स्लेव इल्तुतमिश। ही अपॉइंटेड हिज स्लेव इल्तुतमिश द गवर्नर ऑफ बदायूं। इसने अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था। कहने का मतलब, जब लाहौर में शासन कर रहा था गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उस समय इसका गुलाम इल्तुतमिश उत्तर प्रदेश में जो बदायूं नामक स्थान है, ये बदायूं का राज्यपाल हुआ करता था, बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। केवल 4 साल तक दिल्ली सल्तनत में शासन कर पाया कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में जब एक बार ये पोलो खेल रहा था, 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए अपने घोड़े से नीचे गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इन 1210 ईस्वी में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड
1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स या बाय फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए अपने घोड़े से नीचे गिरकर इसकी मृत्यु हुई। एग्जाम में पूछेंगे घोड़े से गिरकर मरने वाला शासक कौन था? ही वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई। इसीलिए द टूम्ब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा या इसकी कब्र भी कहां पर है? लाहौर में। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही इसका बेटा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अगला शासक बना, जिसका नाम था आराम शाह। 1210 से लेके 1211 तक दिल्ली सल्तनत में अगला शासक बना आराम शाह। नोट कर लीजिए फटाफट, अगर आप नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1210 में आराम शाह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा, लेकिन ध्यान रखेंगे बदायूं में यह बात इल्तुतमिश को नहीं पसंद आई। इल्तुतमिश ने कहा कि जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, बिल्कुल वैसे ही मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी हूं और दामाद भी। सही मायनों में मुझे ही दिल्ली सल्तनत का सिंहासन मिलना चाहिए। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह के खिलाफ विद्रोह किया और दोनों के बीच में पंजाब के जूड़ नामक स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया, जो कहलाता है बैटल ऑफ जूड़, जो कहलाता है जूड़ का युद्ध। इसी जूड़ के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ जूड़। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या करवाई और हत्या करवाकर गुलाम वंश का अगला शासक बन बैठा इल्तुतमिश। सर आराम शाह कौन था? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। आधे इतिहासकार कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। आधे इतिहासकारों का कहना है कि इसका कोई बेटा ही नहीं था, ये इसका कजन था, इसका भाई था। आराम शाह की हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अगला शासक बनकर बैठा इल्तुतमिश। 1211 से लेके 1236 तक दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना इल्तुतमिश, जो कि एक इलबारी टर्किश हुआ करता था, इलबारी तुर्क हुआ करता था। तुर्कों की ही विभिन्न जातियों में इल्तुतमिश कहलाता है इलबारी टर्किश या इलबारी तुर्क। और ध्यान रखेंगे ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है इल्तुतमिश।
लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। ये भारत का प्रथम सुल्तान था। अब आप सोचेंगे कि यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपने कहा भारत में सुल्तान की उपाधि सबसे पहले महमूद गजनवी ने ली थी। अब आप कह रहे हैं कि इल्तुतमिश भारत का पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश भारत का पहला सुल्तान इसलिए कहलाता है क्योंकि इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। किसी भी डायनेस्टी के फाउंडर और एक्चुअल फाउंडर में क्या डिफरेंस होता है? इतना सा डिफरेंस मान लीजिए, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो केवल दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लेकिन दिल्ली सल्तनत को विस्तृत करने का काम, उसे पावरफुल बनाने का काम, उसका विस्तार करने का काम इल्तुतमिश ने किया। इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जा रहा है एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। सर इलबारी तुर्क का मतलब क्या है? इलबारी तुर्क उसकी भाई जाति की अगर हम बात करें तुर्कों की जाति में, तो वो एक इलबारी टर्किश था। जैसे मैंने मोहम्मद गौरी को बताया था शंसबी तुर्क, ऐसे ही इल्तुतमिश था इलबारी तुर्क। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम सुल्तान था, बिकॉज ही गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान लीगली फ्रॉम खलीफा ऑफ बगदाद, क्योंकि इसी सुल्तान की उपाधि वैधानिक रूप से लीगली बगदाद के खलीफा के द्वारा दी गई थी। और ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश ने ही ऐलान करवाया था। गुरुजी इन लोगों में तो हमेशा ही डर लगा रहता होगा, कौन किसको मार दे। हाँ जी बिल्कुल, और क्या। तभी तो पहले संसलत जो सल्तनत हुआ करती थी वो शक्ति के बल पर स्थापित की जाती थी, बल के आधार पर ही स्थापित की जाती थी। तो सुल्तान की उपाधि लीगली वैधानिक तौर पर ऑफिशियली सबसे पहले इल्तुतमिश को मिली, और इल्तुतमिश ने ही घोषणा की कि मेरे बाद दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक होंगे वो सब सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे और कहलाएंगे सुल्तान। इसीलिए भारत का पहला सुल्तान कहलाता है इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे पूछें कि हु वाज लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, तो आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक ही क्या कहलाएगा? लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। जो कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहलाता है लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, क्योंकि इब्राहिम लोदी को ही मारकर दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा गुलाम वंश का शासक बना, दिल्ली सल्तनत पर नजर पड़ी ताजुद्दीन यलदौज की, वही यलदौज जिसे गजनी का साम्राज्य मिला था। इसीलिए 1215 ईस्वी में यलदौज ने इल्तुतमिश पर आकर अटैक किया और लड़ा गया एक और प्रसिद्ध युद्ध जो कहलाता है थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध। अभी तक आप यही सोचते होंगे कि तराइन में 2 युद्ध लड़े गए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे तराइन में 2 नहीं बल्कि 3 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यलदौज के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित किया और यलदौज अपनी सेना लेकर वापस भाग खड़ा हुआ। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, इंपॉर्टेंट है। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हुआ इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान या चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खान एक मंगोल शासक था, एक मंगोलॉइड रूलर था। इसका वास्तविक नाम, चंगेज खान का वास्तविक नाम तैमूचिन था। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हिंदुस्तान आया था चंगेज खान, लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था।
ये तो केवल और केवल, ये तो केवल और केवल जलालुद्दीन मंगबरनी को मारने के लिए आया था। बेसिकली हुआ क्या था, चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या एक उज्बेक शासक ने कर दी थी जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। उसी का पीछा करते हुए पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र तक चंगेज खान पहुंचा। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया और इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन चंगेज खान को जब ये बात पता चली तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश को चेतावनी दी, वार्निंग दी कि अगर आपने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन अगर आप दिल्ली सल्तनत की सलामती चाहते हैं तो जब मैं जलालुद्दीन मंगबरनी को मारने के लिए आऊं तो आप तटस्थ रहिएगा, न्यूट्रल रहिएगा, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए इल्तुतमिश ने सूझबूझ से काम लिया। चंगेज खान हिंदुस्तान आया जरूर, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान में आ जाना ही चंगेज खान का एक ऐतिहासिक घटना थी। एग्जाम में पूछते हैं चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। इल्तुतमिश के ही द्वारा दिल्ली सल्तनत में नियमित सिक्के चलवाए गए, चांदी और तांबे के सिक्के। इसके द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था टंका या टका, और तांबे के सिक्कों को और ध्यान रखेंगे, तांबे के सिक्कों को कहा जाता था जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश के ही द्वारा चलवाया गया। इसके अलावा इल्तुतमिश स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा। इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा प्रथा की शुरुआत की। इल्तुतमिश के हजारों गुलाम थे, लेकिन इसने अपने हजारों गुलामों में अपने सबसे खास, विश्वास पात्र और करीबी 40 गुलामों को अपना प्रशासक बनाया। और इल्तुतमिश के शासनकाल में 39 सरदारों प्रशासकों का दल, ग्रुप ही क्या कहलाता था? दल चालीसा। इस व्यवस्था को तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। इसके अलावा ही ऑल्सो स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। इसी के द्वारा इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की गई। दिल्ली सल्तनत में प्रोविंसेस या प्रांतों को ही क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। बेसिकली इल्तुतमिश के शासनकाल में सेना को नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि युद्ध में लूटी हुई संपत्ति और हड़पी हुई जमीनें ही सेना नायकों में बांट दी जाती थी। उन्हीं को इक्ता कहा जाता था। और जिन्हें वो इक्ता दिया जाता था, प्रांत दिया जाता था, प्रोविंस दिया जाता था, उन्हीं को वहां का इक्तदार कहा जाता था, इक्तदार बना दिया जाता था। (1229) में he completed the construction of कुतुब मीनार। (1229) में इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। He completed the construction of कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। और ध्यान रखेंगे, इसी साल he shifted the capital of Delhi Sultanate from लाहौर टू दिल्ली। और इसी साल इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी बन गई दिल्ली। अभी तक दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, जो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के ही समय से थी। लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से
दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे और चारों के चारों बेटे अयोग्य, क्योंकि एक बार जब इल्तुतमिश कालिंजर मिशन पर गया तो इसके चारों के चारों बेटे उस मिशन पर विफल रहे, फेल रहे, बल्कि उस मिशन को एकम्प्लिश करने में इल्तुतमिश की मदद की इसकी बेटी ने, जिसका नाम था रजिया। इसीलिए इल्तुतमिश चाहता था कि इसके मरने के बाद इसके चारों बेटों में किसी को भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान ना बनाया जाए, बल्कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इसकी बेटी रजिया को बनाया जाए। लिखेंगे इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर टू हिज डॉटर रजिया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। और इल्तुतमिश का मकबरा, ध्यान रखेंगे, दिल्ली में है। इसको दिल्ली में ही दफनाया गया। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार परिसर में है इल्तुतमिश का मकबरा, जिसका निर्माण अपने शासनकाल में खुद इल्तुतमिश के ही द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश ने तो रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इसकी मर्जी के खिलाफ, इसकी घोषणा के खिलाफ इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1236 ईस्वी में। अमीर और उलेमाओं की मदद से दिल्ली का सिंहासन मिल गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। अब आप सोचेंगे ये अमीर और उलेमा का क्या मतलब है। दिल्ली सल्तनत में जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन्हें अमीर कहा जाता था, और जो रिलीजियस ऑफिसर्स हुआ करते थे, उच्च धार्मिक अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें उलेमा कहा जाता था, जो कि धार्मिक फैसलों के प्रधान हुआ करते थे। अमीर और उलेमाओं का साथ रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मिला और उन्हीं की मदद से वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा, लाल वस्त्र धारण करके, लाल कपड़े पहनकर रजिया दिल्ली की जनता के पास चली गई और जनता से गुहार लगाई कि आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरी मदद कीजिए सिंहासन को प्राप्त करने में। दिल्ली की जनता का साथ मिला रजिया को और अपने ही भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाकर दिल्ली के सिंहासन पर सुल्तान बनकर बैठी रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240, अगले 4 सालों के लिए। और हम सब जानते हैं रजिया सुल्तान is considered as first and the only female ruler of Delhi। ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक बनी रजिया सुल्तान। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और एकमात्र महिला शासक मानी जाती है रजिया सुल्तान। जैसे ही रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी, ये बात नहीं पसंद आई इसी के एक भाई को, जिसका नाम था बहराम शाह। और यही बहराम शाह इसके विरुद्ध हो गया, इसके खिलाफ हो गया। अमीर और उलेमाओं को इसने अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन रजिया के 2 विश्वास पात्र थे। एक का नाम था एतगीन, जिसे रजिया ने बदायूं का इक्तेदार नियुक्त किया था, और एक था अल्तुनिया, जिसे रजिया सुल्तान के शासनकाल में
पंजाब के भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे रजिया सुल्तान का एक प्रेमी हुआ करता था जो कि एक गुलाम था जिसका नाम था याकूत खान। ये एक अबसीनियाई हबसी हुआ करता था, लेकिन क्योंकि रजिया सुल्तान का प्रेमी था इसीलिए रजिया सुल्तान ने इसे एक उच्च पद दिया और दिल्ली सल्तनत का अमीर आखूर बना लिया। अब ये अमीर आखूर क्या है, तो ध्यान रखेंगे शाही अश्वशाला का प्रधान ही दिल्ली सल्तनत में कहलाता था अमीर आखूर। सर लाल वस्त्र पहन के जाने का क्या मतलब था? लाल वस्त्र का मतलब यह था, इल्तुतमिश के शासनकाल में एक प्रथा चलती थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो वो इल्तुतमिश के दरबार में लाल कपड़े पहनकर आया करता था। इसी प्रथा को कायम रखा रजिया ने और ये भी लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के पास चली गई। एक तरफ रजिया सुल्तान का ही भाई बहराम शाह इसके खिलाफ रणनीति बना रहा था। अमीर और उलेमा वर्ग भी रजिया के खिलाफ थे क्योंकि कोई भी एक महिला को शासक के रूप में देखना पसंद नहीं कर रहा था। और उधर रजिया ने एतगीन को बदायूं का और अल्तुनिया को पंजाब के भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया था। दिल्ली सल्तनत में शाही अश्वशाला के ही प्रधान को अमीर आखूर कहा जाता था, जो कि याकूत खान को बना दिया गया था, जो कि रजिया सुल्तान का ही एक प्रेमी हुआ करता था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो एक गुलाम के साथ प्रेम प्रसंग चलाने के ही बात पर रजिया के खिलाफ रणनीतियां बनने लगी, विद्रोह होने लगे। और सबसे पहला विद्रोह हुआ पंजाब में, जब 1240 ईस्वी में अल्तुनिया के द्वारा पंजाब के भटिंडा में विद्रोह कर दिया गया। अल्तुनिया डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब। अल्तुनिया ने खुद को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इसी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए रजिया और याकूत खान पंजाब गए। पंजाब के भटिंडा में दोनों के बीच में घमासान हुआ, लेकिन अल्तुनिया की सेना रजिया सुल्तान की सेना से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग दैट रिवोल्ट, लिखेंगे इसी विद्रोह के दौरान अल्तुनिया किल्ड याकूत खान एंड अरेस्टेड रजिया। इसी विद्रोह के दौरान अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या की और रजिया को कैद कर लिया। इसी विद्रोह के दौरान अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या की और रजिया को कैद कर लिया। भटिंडा फोर्ट में, भटिंडा के किले में, वही किला जिसे तबर हिंद का किला कहते हैं, जिस किले की वजह से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भी मतभेद हुए थे, उसी किले में कैद कर दिया गया रजिया को। और जैसे ही गुप्तचरों से ये बात पहुंची दिल्ली, खुशी का ठिकाना नहीं रहा बहराम शाह का, क्योंकि जो काम बहराम शाह करना चाहता था वो किसने कर डाला? अल्तुनिया ने। इसीलिए 1240 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया सुल्तान बनकर बहराम शाह, क्योंकि बहराम शाह को लगा अब अल्तुनिया के द्वारा रजिया की हत्या करवा दी जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के सामने दो शर्तें रखी। कहा, या तो आप दिल्ली सल्तनत मुझे समर्पित कर दीजिए, इसने कहा या तो दिल्ली सल्तनत मुझे समर्पित कर दीजिए, अदरवाइज लेट्स गेट मैरिड, अदरवाइज मुझसे विवाह कर लीजिए। क्योंकि अगर रजिया अल्तुनिया के साथ विवाह भी कर लेगी तो भी अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत किसको मिल जाएगी? अल्तुनिया को। रजिया किसी भी कीमत पर दिल्ली सल्तनत समर्पित नहीं करना चाहती थी और उसे भटिंडा के किले से आजाद भी होना था। तो बस फिर क्या था, लिखेंगे आफ्टर दैट, इसके बाद रजिया गॉट मैरिड टू अल्तुनिया। इसके बाद रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। आफ्टर दैट रजिया गॉट मैरिड टू अल्तुनिया।
इसके बाद रजिया ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया और अब अल्तुनिया के अल्तुनिया से विवाह करने के बाद अब दोनों के दोनों वापस दिल्ली लौटने लगे, क्योंकि अगला उद्देश्य था बहराम शाह से दिल्ली की गद्दी वापस प्राप्त करना। लेकिन जैसे ही गुप्तचरों से ये बात पहुंची बहराम शाह के पास, पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। अभी तक तो एक ही मुसीबत थी रजिया, वो एक मुसीबत और लेकर आ रही थी, पंजाब से अल्तुनिया। बस फिर क्या था, बहराम शाह ने तुरंत दल चालीसा के 40 सरदारों को, 40 गुलामों को आदेश दिया और कहा कि जाइए और जाकर रास्ते में ही रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करवा दीजिए। किसी भी कीमत पर ये दोनों वापस जीवित नहीं लौटने चाहिए। जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया वापस लौट रहे थे तो पंजाब में ही, जो कि आज वर्तमान में हरियाणा में है, कैथल नामक स्थान पर इन्होंने विश्राम करने के लिए अपना शिविर लगाया। और जब हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर ही ये शिविर लगाकर विश्राम कर रहे थे, तो वहीं पर आधी रात को पहुंचे दल चालीसा के 40 सरदार और दल चालीसा के ही द्वारा रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। लिखेंगे आफ्टर दैट इन 1240 ईस्वी में दल चालीसा किल्ड रजिया सुल्तान एंड अल्तुनिया इन कैथल। तो फाइनली 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई, और क्योंकि कहां पर हुई, कैथल में, इसीलिए रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहां पर है, कैथल में। रजिया सुल्तान की हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना बहराम शाह। बारह सौ चालीस से लेके 1242 तक दो महत्वपूर्ण पॉइंट बहराम शाह से संबंधित बनते हैं। सबसे पहला, जैसे ही बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना, सबसे पहले दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं दल चालीसा के 40 गुलामों की मदद से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की हत्या करवा सकता हूं, तो अब मैं खुद सुल्तान हूं, ये काम कोई मेरे साथ भी कर सकता है। और ध्यान रखेंगे, ही फाउंडेड अ न्यू पोस्ट ऑफ नायब ए मुमलकात। लिखेंगे इसके द्वारा नायब ए मुमलकात का नया पद बनाया गया, और दिल्ली सल्तनत का पहला नायब ए मुमलकात नियुक्त किया गया एतगीन को। एतगीन को बनाया गया दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला नायब ए मुमलकात, जो कि दल चालीसा के 40 गुलामों का हेड हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था।
और दूसरा इंपॉर्टेंट काम बहराम शाह के ही समय में हुआ। लिखेंगे 1241 में फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का प्रथम आक्रमण। चंगेज खान जरूर आया था 1221 में, लेकिन मैंने आपको बताया था उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण भी बहराम शाह के ही शासनकाल में हुआ। 1240 से 1242 तक शासन किया बहराम शाह ने। बहराम शाह का ही भतीजा यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा इसकी हत्या करवाकर सिंहासन पर बैठा मसूद शाह के नाम से। 1242 से लेके 1246 तक से 1246 तक अगला सुल्तान बना मसूद शाह, मात्र 4 साल के लिए। लेकिन मसूद शाह के बाद अगला सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। बारह सौ छियालीस से लगभग 1266 तक। और ध्यान रखेंगे नसीरुद्दीन महमूद के ही द्वारा अपना वजीर बनाया गया बलबन को। दिल्ली सल्तनत में प्रधानमंत्री को ही क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। और इसी के द्वारा बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई। इतिहासकार कहते हैं कि केवल नाम का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, प्रैक्टिकली सारा का सारा शासन और प्रशासन बलबन का ही चला करता था। दल चालीसा के 40 गुलाम भी बलबन के ही वफादार हुआ करते थे। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि बलबन इतना होशियार व्यक्ति था, इसने लगभग 20 साल तक तो दिल्ली का वजीर बनकर शासन किया और फिर लगभग 20 साल तक दिल्ली का सुल्तान बनकर। गयासुद्दीन बलबन नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेके 1287 तक गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का सुल्तान बनते ही सबसे पहला काम इसने किया, ही एबोलिश्ड दल चालीसा। लिखेंगे इसने दल चालीसा का अंत किया। बलबन एबोलिश्ड दल चालीसा, बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। वो दल चालीसा इसके अलावा बलबन took the title of Zile Ilahi and
नियामत ए खुदाई। बलबन खुद को जिले इलाही यानी कि अल्लाह की परछाई और नियामत ए खुदाई यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि कहा करता था। He started the policy of iron and blood in Delhi. इसने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई। रक्त के बदले रक्त। इसके अलावा he started the system of सजदा एंड पाइबोस। बलबन ने ही सजदा और पाइबोस की प्रथा शुरू की। ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने आएगा सबसे पहले सर झुकाएगा और लेटकर मेरे पांव चूमेगा। सजदा और पाइबोस करना। इसके अलावा ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू फेस्टिवल। बलबन के ही द्वारा एक नए त्योहार को भी मनाने की शुरुआत की गई जिसे नवरोज कहा जाता था। जिसे नवरोज या नौरोज कहा जाता था, जो कि पर्शियन न्यू ईयर कहलाता है, फारसी नववर्ष। इसकी शुरुआत भी भारत में सबसे पहले बलबन के ही द्वारा की गई थी। (1287) में 1287 में सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स ऑन दिल्ली सल्तनत वॉज हैपेंड। 1287 में बलबन के ही शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरी बार आक्रमण हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन दैट अटैक हिज सन शहजादा मोहम्मद वॉज किल्ड। इसी आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। और जब बलबन का खुद का बेटा मारा गया तो उसके मरने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुत्र वियोग में बलबन की भी मृत्यु हो गई। और इसका और इसके बेटे दोनों का मकबरा, कब्र कहां पर है? दिल्ली में। बलबन के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना कैकूबाद, जो कि बलबन का पोता था, 1287 से लेके 1290 तक। लेकिन ध्यान रखेंगे, लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज कैमूर्स। लेकिन दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान हुआ कैमूर्स। इसी कैमूर्स को सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत में एक और वंश की स्थापना की मलिक फिरोज नाम के व्यक्ति ने। और वही मलिक फिरोज दिल्ली का अगला सुल्तान बना बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बना मलिक फिरोज और दिल्ली सल्तनत में स्थापना हुई खिलजी वंश की। तो दोस्तों ये था दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश, जो कहलाता है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। कल मिलते हैं और कल बात करेंगे खिलजियों और तुगलकों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।